यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर लगभग 4,500 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन अटैक किया, जिससे लगभग रशिया के 34% जो हवाई कह सकते हैं कि बॉम्बर्स थे, फाइटर जेट्स थे, वो तबाह हो गए। और ये हमला आखिर कैसे हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। तपेश जी, यूक्रेन ने जिस तरह से हमला करा, ड्रोन अटैक करा, रशिया के अंदर घुसकर लगभग 4,500 किलोमीटर घुसकर, आखिर ये कैसे संभव हो पाया? इस ऑपरेशंस का नाम यूक्रेन ने स्पाइडर वेब रखा था। एक्चुअली इस तरह के ऑपरेशंस यूक्रेन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो प्लान करती है। पहले भी आपने एक इंसिडेंट देखा था जब क्रेमलिन के ऊपर भी एक ड्रोन पहुंचा था काफी दिनों पहले। तो ये ऐसे अटैक्स हैं जो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की प्लानिंग में नहीं किया जा सकते। ये 10 महीने, 12 महीने की प्लानिंग लगती है। तो इसमें यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी ने क्या किया है कि इन्होंने एक्सप्लोसिव्स और ड्रोन्स को, ये ड्रोन्स जो हैं वो एफपीवी ड्रोन्स कहलाते हैं, फर्स्ट इन व्यू पर्सन। सो बेसिकली पहले वो ड्रोन देखता है, फिर वो अपना रेडियो लिंक से डेटा ट्रांसमिट करता है, मतलब वीडियो ट्रांसमिट करता है उसके कंट्रोलर को। और कंट्रोलर उस वीडियो को देख के फिर उसको गाइड कर सकता है। और उसमें एक्सप्लोसिव लगे रहते हैं, कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, और वो जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो इन्हें एफपीवी ड्रोन्स को स्मगल किया गया एक तरह से रशिया के अंदर। क्योंकि जो अटैक्स हुए हैं वो, जैसे बेलाया एयरपोर्ट है उनका, वो करीब करीब 4,300 किलोमीटर्स है यूक्रेन की और रशिया की सीमा से। तो ड्रोन्स की इतनी लंबी टारगेट रेंज नहीं होती है इन छोटे ड्रोन्स की। और उनके एयर डिफेंस सिस्टम में भी पिकअप होने का अंदेशा रहता है। तो इसको स्मगल जब किया गया, तो इनको स्मगल किया गया कंटेनर्स में ओपन वुडन बॉक्सेस में इनको रखा गया। और इन कंटेनर्स को, क्योंकि एक दिन में तो ये सारे स्मगल हो नहीं सकते, तो ये प्रोसेस लगा धीरे धीरे इसको स्मगल करने का। करीब जो यूक्रेन ने क्लेम किया है, 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और 4 एयरफील्ड के पास में ये कंटेनर्स जो है, जो ट्रक पे लोड कर दिए गए और उनको उन एयरफील्ड्स के पास में खड़ा कर दिया गया। इन कंटेनर्स की क्या खास बात थी कि ये कंटेनर्स रिमोटली उनकी छत उठ खुल जाती है। और रिमोटली छत खुलने के बाद फिर उसमें जो रखे ड्रोन्स हैं वुडन बॉक्सेस में, वो एक एक करके कोई भी कंट्रोलर जो नियर बाई होगा वहां से उनको उड़ाएगा और उन एयरफील्ड की पिक्चर देखेगा और उन एयरक्राफ्ट के ऊपर जाके उनको बस्ट करेगा। तो जैसे 4,300 किलोमीटर दूर और कुछ कोई 1,700 किलोमीटर, इतना वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स बहुत कम है कि इतनी जाके ज्यादा डीप स्ट्राइक किया। और ये बहुत पिन पॉइंटेड एक्सरसाइज थी। और इसमें करीब करीब जो न्यूज में आ रहा है कि 41 उनके जो TU-16, TU-22 और TU-95 जो बॉम्बर्स हैं, बेसिकली जो न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं, जो क्रूज मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं, जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, जो वर्ल्ड में दूर दूर जाके स्ट्राइक करते हैं। और ये जो 41 बॉम्बर्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कहते हैं इनको। ये स्ट्रेटेजिक फोर्स ऑलमोस्ट रशिया की 34% खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये जो ड्रोन अटैक इस तरह के होते हैं, इनको एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक पहलू माना जाता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर एक ताकतवर और एक कमजोर दुश्मन के बीच में होता है, हमारे जिसको गुरिल्ला वॉर भी कह सकते हैं दूसरी तरह से। आजकल जैसे पाकिस्तान है, उस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को, टेररिस्ट को हैंडल बना के उसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर का नाम देता है। पर हमारे देश में महाराज शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था। वहां से इसकी जड़ें हैं। जब औरंगजेब की बड़ी सेना को उसने छका छका के हर जगह काफी नुकसान पहुंचाया था। तो यूक्रेन सीधे सीधे फाइट में नहीं जीत रहा है, तो उसने इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया और रशिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जी। सर, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि रशिया के पास S-400 है, S-300 है, S-200 है, S-500 है। तो बहुत से ये सोचे क्या ये एयर स्ट्राइक हुई या ड्रोन से ही अटैक हुआ है, क्योंकि इसका जो हवाई सुरक्षा थी रशिया की, ये कहाँ चूक कर गई? नहीं, तो जैसा मैंने बताया, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। ये एफपीवी ड्रोन जितने छोटे होते हैं ना, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं। इसमें छोटे छोटे 5 kg, 10 kg, 15 kg टाइप एक्सप्लोसिव भी लगाए जा सकते हैं, जो एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करने के लिए काफी है। तो ये इनकी रेंज नहीं होती। मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये हमने यूक्रेन से लॉन्च किए और रशिया में 4,300 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गए, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी थ्योरी ये भी आ सकती है कि यूक्रेन ने रिमोटली कुछ किसी सैटेलाइट की वजह से उसको कंट्रोल किया हो, तो जितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये भी पॉसिबिलिटी कम है।
इनकी पॉसिबिलिटी ये है, या तो रशिया ने यूक्रेन ने रशियन कुछ स्लीपर सेल्स को हायर किया जो रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के खिलाफ होंगे, या अपने एजेंट्स को रशिया में प्लेस किया डीप प्लेसेस पे। और जो एजेंट्स हैं उन्होंने इन कंटेनर्स को, जो बिल्कुल एयरफील्ड के पास खड़े हुए थे सारे कंटेनर्स, उन कंटेनर्स में से इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया उन्हीं एयरफील्ड के आसपास से। तो दिस इज नॉट एयर स्ट्राइक, इसको आप जैसे व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ये टेररिस्ट अटैक है, और जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये हमारा एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, हमारा बदला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 जून से पहले रशिया ने बहुत भयंकर स्ट्राइक करी थी, ऑलमोस्ट 800 ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के ऊपर। तो वो उसको उस तरह से ले रहे हैं कि हमने इसका जवाब दिया। लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी बोला है कि हमारे जितने भी लोग रशिया में उस समय इन्वॉल्व थे उनको हमने अटैक के तुरंत बाद सेफली अपने यहाँ पहुंचा, वापस ले लिया है, और वो सब सेफ है। तो ये एयरफील्ड के बाद है। इसी इसी से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कश्मीर में या हमारे इंस्टॉलेशन के लिए ये नई टैक्टिक्स कितनी हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर जब भी कोई नई टैक्टिक इस्तेमाल करती है और उसका कुछ रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत सारे कंट्रीज या छोटे छोटे ग्रुप्स उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये अटैक एयर अटैक नहीं कह सकते कि यूक्रेन से लॉन्च हुआ, ये उसी उन्हीं एयरफील्ड के आसपास से अटैक कंट्रोल हुआ और वहीं वहीं से लॉन्च हुआ और वहीं से उसको डैमेज किया गया। ठीक है सर, ये मान लेते हैं कि ये ड्रोन अटैक है, और मतलब यूक्रेन ने क्लेम किया कि हम 1.5 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहे थे। लगभग 3 साल से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर। सीमा पर सुरक्षा भी होती है, वॉर चल रहा है तो रशिया की तरफ ये ट्रक चले कैसे गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये ना, उसके अंदर ड्रोन चले गए और जो रशियन मिलिट्री है, जो रशियन आर्म फोर्स है, उन्होंने चेक नहीं करा इन ट्रक्स को। ये भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, रशिया भी बहुत बड़ा कंट्री है और सीक्रेट सर्विसेज जो होती है उनका यही काम होता है। अब हम भी, अगर आप इसको पार्लेंस में अपने में देखें तो हमारी इतनी बीएसएफ लगी हुई है, आर्मी है, तो हमारे यहाँ टेररिस्ट आके घुस के कांड करके कैसे वापस चले जाते हैं या कैसे रह लेते हैं। तो ये सिमिलर है, इसको आप टेररिस्ट अटैक ही कह सकते हैं। बट क्योंकि वॉर चल रहा है इसीलिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। ये एक्सटेंडेड हैंड है, ये एक्सटेंडेड टूल है। पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है वर्ल्ड में आजकल वॉर फाइटिंग का। तो आजकल वॉर फाइटिंग में कोई मॉरल्स नहीं रहे हैं। रशिया भी सिविलियन टारगेट्स, और उसके बाद उसने कीव पे बहुत भयंकर बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल से और ड्रोन अटैक किए हैं। तो जब मॉरल्स नहीं रहते तो हर तरीके से हर इंसान, हर देश अपनी अपनी जीत हासिल करने की कोशिश करता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि बॉर्डर पोरस है, लेकिन लेकिन अगर इंटरनल लोग ही अगर हायर कर लिए हैं, पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो मोल्स और जासूस और इस तरह से ही डेवलप किए जा सकते हैं। जो इसीलिए उन्होंने बोला हम 18 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मिशन बनाया। अगर ऐसे ही देखेंगे तो अमेरिका में भी तो ट्विन टावर अटैक हुआ था। तो हर बॉर्डर 100% सिक्योर तो नहीं होता, उसमें कमियां होती हैं जिसका फायदा दुश्मन उठाता है अपने दुश्मन के खिलाफ। सर, जो ये स्पाइडर वेब हमला हुआ है, ये पुतिन के लिए मतलब कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि लगभग आप कह रहे हैं कि 18 महीने से वो ट्रक रशिया के अंदर घूम रहा था और वहाँ के सैनिक इस ट्रक के बारे में पता नहीं लगा पाए, और जब यूक्रेन को मौका मिला, व्लादिमीर जेलेंस्की को मौका मिला, उनकी आर्मी ने अटैक कर दिया और लगभग बताते हैं कि 34% उनका जो वायुसेना का बेड़ा था वो इसमें ख़त्म हो चुका है। इतना नुकसान हुआ है रशिया को। सी रसिया किसी जमाने में नंबर 1 कंट्री होता था जब तक उसको अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान सुपरसीड नहीं किया था। ये रसिया के लिए और व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। ये इतना बड़ा डैमेज है कि इससे उभरने में बहुत टाइम लगेगा। इन एयरक्राफ्ट्स में सुनने में आ रहा है, एक उनका अवैक्स था, जो अवैक्स हम फ्लाई करते हैं, ऐसा ही अवैक्स वहां पे उसको A50 बोला जाता है, और बाकी 40 बॉम्बर्स थे। ये बॉम्बर्स का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। जिन प्रोडक्शन बंद हो चुका है तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। और इन बॉम्बर्स, और ये स्ट्रेटेजिक फोर्स है जो बहुत मानी जानी है, क्योंकि रसिया इस स्ट्रेटेजिक फोर्स के जरिए पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की रेंज बहुत ज्यादा है। तो अगर 34% स्ट्रेटेजिक फोर्स रशिया की अगर खत्म हो चुकी है तो ये इतना बड़ा झटका है, और रशिया इन एयरक्राफ्ट को रिकवर भी नहीं कर पाएगा। तो ये तो वर्ल्ड में इसीलिए मैंने बोला ना कि ये एक मिसाल ना बन जाए इस तरह के अटैक्स की, और हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी इस तरह की कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल ना करने लगे, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। सर, आपने बॉम्बर की बात करी, अवैक्स की बात करी, तो सर मैं एक इसी में से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर अवैक्स और रडार में क्या डिफरेंस होता है, बॉम्बर और फाइटर जेट में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा अगर आप आसान शब्दों में बता पाएँ तो अवैक्स जो होता है वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, बेसिकली एयर में रडार।
जो रडार्स होते हैं ना वो लाइन ऑफ साइट पे काम करते हैं, यानी कि एक एंगल पे रडार की वेव्स जाती हैं और उस टारगेट को पिकअप करती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी टारगेट सिस्टम की, जो भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वो जितना लो होता जाएगा, क्योंकि ये एलओएस डायरेक्ट एक एंगल पे वेव्स फेंकी जाती हैं तो उसके पिकअप नहीं आते। ठीक है, और एक हाइट पे जाके पिकअप आता है एयरक्राफ्ट का। सपोज कोई एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर उड़ रहा है एक रडार से और 1 किलोमीटर पे उड़ रहा है, तो उसका पिकअप नहीं आएगा, प्रॉब्ली जब वो 4-5 किलोमीटर हाइट पे पकड़ेगा तब जाके रडार पे पिकअप आएगा। इसलिए इन एयरक्राफ्ट के अंदर रडार सिस्टम्स लगाए जाते हैं। तो जब रडार होता है वो 360 डिग्री, जब वो हाइट पे उड़ रहा होता है तो वो नीचे देख सकता है, यानी कि कोई एयरक्राफ्ट अगर रनवे से टेक ऑफ भी कर रहा है तो उसका पिकअप आ जाता है। इसलिए अवेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रडार, जो रडार्स की हम बात करते हैं वो ग्राउंड बेस्ड रडार होते हैं, अवेक्स एयरबॉर्न रडार होता है। तो इसमें तो ये डिफरेंस है। फाइटर और बॉम्बर जो है, जो आजकल के फाइटर्स हैं, फाइटर मल्टी रोल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि फाइटर जो है मेनली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए होते हैं, कि आपने एयर में भेजा जो एयर टू एयर मिसाइल कैरी करते हैं। लेकिन आजकल बहुत ही हाइब्रिड डायनामिक रोल्स में फाइटर्स आते हैं, तो वो ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, जैसे हमने Su-30 के थ्रू ब्रह्मोस चलाई पाकिस्तान के अगेंस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर। तो इसलिए इनको फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। जो बॉम्बर होते हैं वो स्पेसिफिकली बॉम्ब ड्रॉप के लिए होते हैं और मिसाइल्स ड्रॉप के लिए, जो एयर टू ग्राउंड रोल में काम करते हैं। वो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनकी मैनोवरेबिलिटी कम होती है और वो इस तरह के एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो इन बॉम्बर्स को क्या चाहिए, इनको फाइटर्स का सपोर्ट चाहिए, यानी कि इसके आगे फाइटर चलते हैं, इनके डिफेंस के लिए फाइटर चलते हैं और फाइटर वहां पे एयर सुपेरियोरिटी बनाते हैं पहले जाके, सो दैट इनके ऊपर कोई एयर से अटैक ना आ पाए। तो बॉम्बर अपने आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता अपनी रक्षा करने में, जबकि फाइटर्स का काम ही एयर सुपेरियोरिटी को गेन करना होता है। तो ये मेनली डिफरेंस है फाइटर्स में और बॉम्बर में। जी सर। सर, यूक्रेन ने जो हमला किया है उससे बेशक व्लादिमीर पुतिन की ईगो हर्ट तो ज़रूर हुई होगी सर। इसके बाद क्या लगता है आपको कि व्लादिमीर पुतिन क्या यूक्रेन को छोड़ेंगे या कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, तो या देखिए, परमाणु हमला भी हो सकता है जी यूक्रेन के जी, मैं ऊपर? समझ गया, आपने परमाणु हमले की बात करी, मैं उसी पे आ रहा था कि इसके बाद क्या है। अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो ये एक न्यूक्लियर वॉर का एस्केलेशन लैडर हो सकता है, जितना बड़ा ये डैमेज है। अगर कोई और कंट्री होता तो वो इसका बहाना मार के, और अब मेरी अस्मिता खतरे में है, मेरी इंटेग्रिटी खतरे में है, तो वो न्यूक्लियर का सहारा ले सकता है। अगर ये लड़ाई, मेरा अपना मानना है ये, अगर ये लड़ाई दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के बीच में हो रही होती तो डेफिनेटली एस्केलेशन लैडर वहां पहुंच सकता था। लेकिन चूंकि यूक्रेन जो है न्यूक्लियर पावर नहीं रखता है, उसके पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी पुतिन इसको न्यूक्लियर एस्केलेशन पे लेके जाएंगे और कन्वेंशनल मीन से ही यूक्रेन पे हमला किया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 2022 से पुतिन धमकी दे रहे हैं, उनके जो रक्षा मंत्री हैं और जो भी मिनिस्टर्स हैं और खुद प्रेसिडेंट पुतिन, सबने 2022 से ये बात की थी कि अगर नाटो इसमें शामिल हुआ तो हम ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास देखेगा। तो ये सीधे सीधे न्यूक्लियर की धमकी थी। तो ये न्यूक्लियर एस्केलेशन लेटर का तो बहुत दिन से खतरा चल रहा था। लेकिन जब नवंबर 2024 में पुतिन साहब ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा रिवाइज किया, उसमें उन्होंने बोला कि मैं न्यूक्लियर तभी यूज करूंगा जब किसी न्यूक्लियर कंट्री के केस में लड़ रहा हूंगा, या मेरी अपनी अस्मिता खतरे में होगी, या मेरे ऊपर कोई मास डिस्ट्रक्शन का बाई एनी मीन्स, मतलब बायोलॉजिकल वॉरफेयर या कुछ कुछ उस तरह का मास डिस्ट्रक्शन का कोई मेरे ऊपर अटैक करता है, तो उस केस में मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा। तो उस रिवाइज डॉक्ट्रिन के बाद थोड़ा सा लोगों को लगा कि हाँ शायद अब ना हो। पर प्रैक्टिकल टर्म्स में ये न्यूक्लियर एस्केलेशन लेडर है डेफिनेटली। बट मुझे लगता नहीं है कि अभी बात न्यूक्लियर तक पहुंचेगी। लेकिन रूस कोई पीस वार्ता नहीं मानेगा इसके बाद, वो तो पहले भी नहीं मान रहा था, अपनी शर्तों को मानना चाह रहा था। और यूक्रेन भी इस ब्लफ में अब नहीं आ रहा कि अब पीस वार्ता कोई होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो इतना बड़ा अटैक नहीं करता। तो ये रशिया के लिए डैमेज है, एक लेसन लर्न है। और ये वर्ल्ड ओवर ईगो की बात नहीं है, ये कंट्री की ईगो भी हर्ट होना है, क्योंकि एक छोटे से कंट्री ने जो इतने दिनों से वॉर रिडन है, जिसकी इकोनॉमी डाउन है, अब अमेरिका ने सपोर्ट भी बंद कर दिया है, इतना बड़ा अटैक इतने तरीके से प्लान किया, तो ये बहुत बड़ा झटका है। पर न्यूक्लियर अभी मुझे नहीं दिखता है। सर, जिस तरह से जब ये युद्ध शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन का, तो लगभग लग रहा था कि 4 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगभग 3 साल से ही युद्ध चल रहा है। आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्या खेल कर दिया कि लगभग इस युद्ध को खींचे ही जा रहा है वो लगातार? क्या यूक्रेन इतनी बड़ी ताकत है कि वो रशिया के सामने 3 साल तक टिक पा रहा है?
नहीं, आज की डेट में यूक्रेन इतनी बड़ी ताकत कभी थी भी नहीं जितना रशिया का था। और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पुतिन ने भी बोला था मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा। और एक्चुअली काफी सारी टेरिटरी शुरू के 7-8 दिनों में गेन भी हो गई थी और लग रहा था अब ये वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन वापस उन्होंने कैप्चर करी और वापस रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर आज की डेट में आप ओपन सोर्सेज से देखेंगे रशिया के कितने सैनिक इस वॉर में मरे हैं, तो आपको लॉसेस बराबर दिखेंगे। हाँ, इन टर्म्स ऑफ डैमेज यूक्रेन बर्बाद हो गया, उसके बड़े बड़े शहर बर्बाद हो गए, वो अलग अलग बात है। लेकिन डिफेंस के हिसाब से डैमेज बहुत ज्यादा है रशिया के। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना खुला हैंड से सपोर्ट मिला है बाइडेन के जमाने में अमेरिका ने, और इतना वेपन की सप्लाई और इतना पैसा पीछे से जो आ रहा है नेटो कंट्री से, तो ये उसी का सपोर्ट है। और कोई भी कंट्री तभी तो लड़ाई लड़ सकता है जब उसके पास पैसा हो, जब उसके पास हथियार आ रहे हो और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको मिल रही हो, उसको ट्रेनिंग भी मिल रही हो। और इसके साथ जेलेंस्की की ग्रिट भी कह सकते हैं इस बात को कि उसने हार नहीं मानी। और उसको शायद नेटो कभी हारने देना भी नहीं चाहता। नेटो चाहता है कि रशिया का प्रभाव कम हो और कभी ना कभी रशिया किसी पीस टेबल पे आएगा और उस नेगोशिएशंस में ये वॉर खत्म होगा। तो बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। और वर्ल्ड ओवर पूरे नेटो कंट्रीज का उसको सपोर्ट था। अब अमेरिका ने हाथ खींच लिए, तो ये असिमेट्रिक वॉरफेयर किया उसने, उसके पास चॉइस नहीं है। बट लड़ाई इसीलिए कहते हैं ना, आज के जमाने में किसी भी लड़ाई में, हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था तो लोगों के सेंटीमेंट ये थे कि रोक क्यों दिया, अभी तो पीओके शामिल कर लेते, बलूचिस्तान को तोड़ देते, ये कर देते, वो कर देते। लेकिन अब आप इससे सबक लीजिए कि वॉर से किसी का भला नहीं होता, बर्बादी होती है। और किसी को आप मिटा नहीं सकते, आप उसको निस्तनाबूद कर सकते हो, उसको कमजोर कर सकते हो, और उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि आज के डेट में किसी को मिटा दोगे, बहुत मुश्किल है। अब रशिया को भी ये दिखने लगा होगा कि मेरे को अब पूरा यूक्रेन तो कब्जा नहीं सकता, लेकिन उसने जो भी अपना बीच में बफर जोन बनाना है उतना उसने कब्जा कर रखा है। पर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये बात पहुंच जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन इस अटैक के बाद तो नहीं पहुंचेगी। जिस तरह से आज आज और कल कीव पे अटैक किए हैं, जितनी 700 के करीब मिसाइलें चलाई हैं, तो टोटल पिछले 5-7 दिनों में, तो इसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर एंड होगा। और इसमें तारीफ माननी पड़ेगी यूक्रेन की, रशिया की कमजोरी नहीं, यूक्रेन की तारीफ कितने दिन रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ, चाहे कितना ही सपोर्ट पीछे आ रहा है। जब तक आपकी आर्मी नहीं लड़ेगी, जब तक आपको मॉरल सपोर्ट नहीं रहेगा अपनी लोकल पॉपुलेशन का, तब तक आप कोई वॉर नहीं लड़ सकते। तो इसलिए तारीफ है और चल रहा है। जी सर। सर, यूरोप अपनी संप्रभुता के लिए रशिया को खतरा मानता है और यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। यूएसए और रूस की बनती नहीं है, तो ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? काफ़ी सारे मतलब जो थ्योरीज आती कि ये लगभग 3-4 थ्योरी आती कि रशिया के पास गर्म पानी के समुद्र नहीं है, तो उसने दोनास, जपोरिजिया, लुहांस इस पे कब्ज़ा किया है। उससे पहले 2014 के अंदर उसने क्रीमिया पे मतलब कब्ज़ा किया है। तो मतलब आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ इतना ही है कि रशिया ये चाहता नहीं था कि नेटो में वो शामिल हो। उसका कारण ये था कि अगर यूक्रेन में नेटो शामिल हो जाते तो रशिया के बॉर्डर्स पे नेटो के वेपन्स लग जाते। तो रशिया वैसे ही नेटो के अगेंस्ट रहा है, अमेरिका के अगेंस्ट रहा है। तो अगर उसके घर तक अगर लोग वेपन लगा लेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे, वहां रडार लग जाएंगे, मिसाइलें लग जाएंगी, तो ये रशिया की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो कोई भी कंट्री अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए करेगा। उसने यूक्रेन को समझाया, पर यूक्रेन समझा नहीं। यूक्रेन नहीं समझा तो उसे लगा कि अब नेटो इसके सपोर्ट में आ जाएंगे और नेटो अपने वॉर एक्सरसाइज यहाँ करने लगेंगे, मेरे लिए खतरा है। तो उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए किया। बट रूस रूस को कभी पता नहीं था कि वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा भाई। आज अगर आप देखोगे तो रशिया की इकोनॉमी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। पहले टॉप 10 इकोनॉमीज में से तो रशिया बाहर हो गया कब का। और इतने वॉर रेडिन हो गया इतना, भाई एक एक मिसाइल 20-20 करोड़ की, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ की आती है। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 8-10 हजार मिसाइलें, 20,000 ड्रोन, कितने सारे एयरक्राफ्ट का लॉसेस, कितने सारे सैनिक, उसको अपनी रिजर्व फोर्स बुलानी पड़ी। तो ये एक इकोनॉमिकल वर्ल्ड है और पैसा होगा तो आप लड़ेंगे। हाँ, इंडिया ने तेल खरीदा और इंडिया ने जिस जैसे तैसे अपनी शर्तों पे खरीदा, वो बात अलग है, रुपए में खरीदा। और जिस तरह से सपोर्ट किया, करना भी चाहिए हमें। रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर स्थिति में साथ दिया। मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर में भी रशिया ने ही थोड़ा बहुत बोला जो बोला। रशिया, प्रॉब्ली ताइवान एंड और एक अफगानिस्तान जिन्होंने बोला, बाकी तो, और इसराइल प्रॉब्ली, और किसी ने कुछ बोला नहीं। तो
लड़ाई जो शुरू हुई है वो नाटो नाटो को खत्म करने के लिए हुई है। अब आप देखिए क्या एग्जाम्पल है। अब अमेरिका और नेटो के बीच में जो है छिड़ गया वॉर। वॉर का मतलब शब्दों का वॉर। जब वॉर छिड़ा हुआ है उनके बीच में, और अमेरिका बिल्कुल जेलेंस्की को नहीं सपोर्ट करना चाहता, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस ही करता है। अंकल सैम, जब अंकल सैम को सिर्फ बिजनेस करना है, क्योंकि यूक्रेन में इतने सारे खनिजों का भंडार है, तो उसको वो चाहिए, भंडार चाहिए। भंडार के बदले में वो सपोर्ट करेगा उधर। उस सपोर्ट को भी छोड़िए, अब नेटो के बेटरे से आपने देखा ही, अंकल सैम ने, मैक्रोन जब यूएस गए थे उसके साथ कैसा बिहेवियर किया। तो अब ये छिड़ गया, अब इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। इंडिया, अब ये सही टाइम है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये सही टाइम है इस समय अब नेटो कंट्रीज को अपनी जेब में डालने का, सारे यूरोपियन यूनियन को, जितने भी कंट्रीज हैं, और उनके साथ अच्छा टाई अप करने का। अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा थोड़े दिनों में, कितने दिन फाइट करेगा। तो लेकिन नेटोज रसिया के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे अमेरिका भी कल बोले ना कि नेटोज कंट्रीज को नहीं, आप लोग इस युद्ध में मत साथ में आइए और यूक्रेन को लड़ने दीजिए, मरने दीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि नेटो उसको छोड़ेंगे, क्योंकि वो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि हमेशा से रसिया को नेटोज अपने लिए खतरा मानते हैं। जी सर, अब जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि अब रशिया अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का यूक्रेन में इस्तेमाल करेगा, जिसमें ऑर्शेनिक है और जिसको काफ़ी खतरनाक मिसाइल माना जाता है। उसने किंजल का भी यूज़ किया, सरमत का भी यूज़ किया, और बता रहे हैं कि जो ऑर्शेनिक है उसकी जो स्पीड है 10 मैक है, 11 मैक है लगभग। तो सर आप ये भी बता दीजिए कि मैक को मतलब किस तरह से क्या होती है आखिर, जो 10 मैक स्पीड है, 11 मैक स्पीड है, और ऑर्शेनिक जो मिसाइल है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए सर, तो कि आखिर बेसिकली ये मिसाइल कितनी बेसिकली जो खतरनाक है। जी। मैक जो होता है, मैक वर्ड यूज किया जाता है, मैक एक यूनिट है साउंड की स्पीड के लिए। जो स्पीड होती है साउंड की, वो 1 मैक होती है, जिसको हम रफली और रफली जो समुद्र के लेवल पे, यानी कि मीन सी, समुद्र की तह पे ऊपर, उस स्पीड करीब करीब वो 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि साउंड की स्पीड। यानी कि आप ये कह सकते हैं 1 मैक इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे जाता है थोड़ा स्पीड में वेरिएशन होता है, बट फॉर ए रफ एग्जांपल आप मान सकते हैं 1 मैक इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जितनी भी क्रूज मिसाइल्स होती हैं, एक क्रूज मिसाइल्स होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाती हैं पहले, और फिर शुरू में रॉकेट प्रपोल्सन से जाती हैं, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती हैं तो उस जितना भी उसको ताकत मिली होती है रॉकेट से, उससे चलती है, और फिर वो बैलिस्टिक पाथ इसीलिए कहते हैं, फिर वो ऊपर से नीचे गिरती है टारगेट की तरफ, और उसकी स्पीड उस समय बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड तो 10 to 20 मैक होती है, जिसको आप मान सकते हो 10,000 किलोमीटर पर आवर टू 20,000 किलोमीटर पर आवर। बट बैलिस्टिक मिसाइल हर जगह पे, छोटे डिस्टेंसेस पे यूज नहीं की जा सकती, इसलिए क्रूज मिसाइल का। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल को पिकअप करना साइज में बड़ी होती है, थोड़ा आसान होता है। जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आती है, स्पीड तो ज्यादा होती है, लेकिन वो पिकअप करके आपका जो भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इसीलिए कहते हैं, तो जैसे हमारे पास पृथ्वी का है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, तो उसको न्यूट्रलाइज किया सकता है। क्रूज मिसाइल का फायदा क्या है कि वो अर्थ की सरफेस के पास चलती है, तो इसलिए उनका डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है, यानी कि लो लेवल पे चलती है वो। और क्रूज मिसाइल्स का कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स की जो स्पीड जनरली अब तक होती थी वो 1 मैक के आसपास होती थी, या सब 1 मैक होती थी, 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो मिसाइल है, हमने भी एक मिसाइल का टेस्ट किया, ईटीडी, जो लॉन्ग इंटररेंज जो 2024 में आजकल काफी चर्चा में, जिसकी स्पीड, जिसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की स्पीड से 5 गुने से ज्यादा स्पीड, यानी 5000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड। तो ये जो मिसाइल्स की बात करें, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स का फायदा क्या होता है, क्योंकि जब स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो उसको डिस्ट्रक्शन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम का मतलब क्या है, इसको कहते हैं सेंसर टू शूटर टाइम। यानी कि पहले कोई सेंसर आपके वेपन को पिकअप करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, फिर आप उसको हॉस्टाइल करोगे करार, फिर आप किसी एक वेपन सिस्टम को वो डेटा ट्रांसफर करोगे और उसको बोलोगे प्लीज टेक ऑन दिस टारगेट। तो वो जो सेंसर टू जो शूटर टाइम है उसमें लैग थोड़ा भी होता है, तो ये इसकी स्पीड इतनी ज्यादा, यानी 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर चल रही है। तो इसलिए इसका इनको शूट डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हाइपरसोनिक का जमाना चल रहा है। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो या कोई भी आपके पास एयर डिफेंस हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को शूट डाउन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये आज की नई रेस है और नई जनरेशन है वेपन्स की। सर एक आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, ये युद्ध आखिर कहाँ जाके खत्म होगा सर?
ये युद्ध जो है, जो मुझे लगता है कि जब से अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, ये युद्ध रशिया की शर्तों पे ही होगा। और नेटो भी कितने दिन फाइट करेगा पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैं इसका एंड देखता हूँ, हाल फिलहाल तो एंड नहीं होगा। या तो कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी, अगर एस्केलेशन, अगर यूक्रेन इसी तरह के और अटैक करता रहा तो हो सकता है वो एस्केलेशन लेडर थोड़ा बढ़ा दे पुतिन, और उसके बाद कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल किसी एक पर्टिकुलर सिटी में लॉन्च की जाए। एक तो ये एंड दिखता है मुझको, उसके बाद ये वॉर खत्म होगा। दूसरा ये लगता है मुझे कि अब रशिया अपने बफर जोन को, जो उसने टेरिटरी कैप्चर कर ली है, वो अपना ही नहीं, साथ में पोलैंड के साइड में भी वो अपना 100, 150, 200 किलोमीटर का बफर बनाएगा, और यूक्रेन को वो टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी, और तभी ये वॉर खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं फिर तो। और एक्चुअली जैसे आप देखोगे कि इसराइल ने गोलन हाइट्स कब्जा ली, फिर किसी सीरिया ने फिर से कब्जा ली, फिर इसराइल ने कब्जा ली, तो ये जो है फ्यूचर का जो इसराइल का हाल है ना, ये आप मान के चलिए ये कन्फ्लिक्ट सालों तक चलेगा, छोटे छोटे स्कर्मिश के रूप में। बड़े लेवल पे अभी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के इस पर समझौता किया जाएगा, और रशिया अपनी यूक्रेन की जमीन को कैप्चर करने के बाद, इतना डैमेज होने के बाद नहीं छोड़ेगा। जी सर, चलिए सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू, थैंक यू।